एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। दोपहर 3 बजे के करीब शारिक घर से निकल पड़ा। ये इत्तेफाक था कि उसने गुज़िश्ता 2 दिन से शेव नहीं किया था। उसने जो कपड़े पहने थे वो भी बहुत मैले कुचैले थे। शलवार का एक पाइंचा उधड़ा हुआ था। कमीज के ऊपर के 2 बटन टूटे हुए थे। खुले हुए गिरेबान से उसका बालों भरा सीना बरहना हो रहा था। बाल बिखरे हुए थे। कंधे पर मैला सा पटका रखा हुआ था और पैरों में हवाई चप्पल थी। हुलिये से वो बहुत गरीब लग रहा था। घर से निकलकर जीटी रोड पर तेजाब अहाते के मोड़ तक आते हुए शारिक का हुलिया और भी बिगड़ गया। उसके पैर कीचड़ में भर गए थे और हवाई चप्पल से उड़ने वाले कीचड़ के छींटों ने उसकी शलवार और कमीज को भी पीछे से मजीद गंदा कर दिया। जीटी रोड पर तेजाब अहाते के मोड़ के करीब ही 2 ऐसे वर्कशॉप थे जहां रिक्शे किराए पर मिलते थे। एक वर्कशॉप के सामने 3-4 रिक्शे खड़े थे। शारिक वहां पहुंच गया। शारिक ने वर्कशॉप के मालिक से कहा, रिक्शा चाहिए उस्ताद जी, 1 हफ्ता गुजर गया है, कोई काम धंधा ही नहीं मिलता। उस्ताद जी ने उसे घूरा, बोला, ड्राइविंग लाइसेंस है तुम्हारे पास? शारिक बोला, लाइसेंस तो नहीं है उस्ताद जी, मैं 2 साल तक गुजरांवाला में रिक्शा चलाता रहा हूँ। उस्ताद बोला, ये बात नहीं है कि तुम्हें रिक्शा चलाना आता है नहीं, लाइसेंस ना हो तो आजकल पुलिस वाले रिक्शा बंद कर देते हैं थाने में। शारिक बोला, ऐसा नहीं होगा उस्ताद जी, सारी बात 150 रुपए की होती है। रिक्शा रुकते ही नोट संतरी की मुट्ठी में दबाओ तो वो भी नहीं पूछते कि लाइसेंस या रिक्शे के कागज हैं या नहीं। उस्ताद जी ने कहा, कहाँ रहते हो, शनाख्ती कार्ड है तुम्हारे पास? शारिक बोला, चाहे मीरा में रहता हूँ जी, शफी कंबो की हवेली में, और ये मेरा शनाख्ती कार्ड। उसने जेब से एक शनाख्ती कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। मोहम्मद इलियास नामी शख्स का ये कार्ड गुजरांवाले का बना हुआ था। उस पर तस्वीर शारिक की थी जिसमें उसने दाढ़ी रखी हुई थी। इस तस्वीर में भी शारिक की हैसियत से पहचानना मुश्किल था। शारिक और उसके साथियों के पास ऐसे कई शनाख्ती कार्ड थे जिन पर उन्होंने तस्वीरें लगा रखी थी। उस्ताद जी ने पहले कार्ड, फिर शारिक की तरफ देखा और एक रजिस्टर खोलकर उसका नाम और मौजूदा पता लिखने लगा। फिर बोला, 100 रुपया जमा करवा दो, ये कार्ड मेरे पास ही रहेगा। रिक्शा वापस लेकर आओगे तो कार्ड वापस मिल जाएगा। रिक्शे में पेट्रोल तुम्हें डलवाना होगा और हर किस्म की टूट फूट की जिम्मेदारी तुम पर होगी। यहाँ दस्तखत कर दो और वो सामने वाला रिक्शा ले जाओ। अगर रात 10 बजे के बाद आए तो अगले दिन का किराया वसूल होगा। शारिक ने 100 का नोट निकाल कर मेज पर रख दिया। बोला, ठीक है उस्ताद जी। रजिस्टर पर दस्तखत करके वो बाहर आ गया। उसने करीबी पेट्रोल पंप से टैंकी में पेट्रोल भरवाया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। अब फिलहाल बारिश का इम्कान नहीं था। सूरज कभी बादलों में छुप जाता और कभी धूप चमकने लगती। पेट्रोल पंप से निकलते ही शारिक को मुजंग की सवारियां मिल गईं। वो 2 जवान औरतें थीं जो रास्ते भर जोर जोर से बातें करती रहीं। उन्हें मुजंग छोड़कर शारिक ने रिक्शा गुलबर्ग की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दिया। नहर के पुल पर फवारे वाले चौक के करीब से एक सवारी मिल गई जिसे लिबर्टी जाना था। वो एक अधेड़ उम्र औरत थी जिसने चेहरे पर इस तरह लेपापोती की हुई थी जैसे मुकाबला हुस्न में हिस्सा लेने जा रही हूँ। उस औरत को लिबर्टी मार्केट छोड़कर शारिक सिनेमा वाले चौक पर निकल आया और रिक्शा एक सायादार जगह पर रोककर इंजन बंद कर दिया। सामने ही चाय की दुकान थी। शारिक ने लड़के को आवाज देकर चाय का एक गिलास मंगवा लिया और पिछली सीट पर नीम दराज पोजीशन में बैठकर हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे दिन भर रिक्शा चलाते चलाते बुरी तरह थक गया हो। इस दौरान 2-3 लोग आए थे मगर शारिक ने इनकार कर दिया। चाय पीने के बाद भी वो पिछली सीट पर बैठा रहा। उसे देखकर यूं लगा जैसे वो सो रहा हो। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया और फिर शोर की आवाज सुनकर वो चौंक गया और आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगा। चंद गज दूर दुकानों के सामने 15-16 साल की उम्र का एक लड़का एक औरत का पर्स छीन कर भागा था। औरत के शोर मचाने पर कुछ लोग उस लड़के के पीछे लपके और उसे एक गली में मुड़ते हुए पकड़ लिया। उस लड़के के साथ वही हुआ जो ऐसे मौके पर आमतौर पर होता है। करीब खड़ा हुआ हर शख्स उस लड़के को 1-2 हाथ जड़ रहा था। इस दौरान एक पुलिस वाला उस तरफ आ निकला और उस जेब तराश लड़के को अपनी तहवील में ले लिया। औरत का पर्स उसको लौटा दिया गया और पुलिस वाला उस लड़के को मारता पीटता रिक्शे के करीब आ गया। शारिक ने पिछली सीट से उठते हुए कहा, क्या बात है संतरी बादशाह, क्यों पकड़ लिया है बेचारे को? पुलिस वाले ने लड़के की गर्दन पर एक हाथ जड़ा। बोला, ये बेचारा है, जेब कतरा है ये, इसे थाने लेकर जाना है, तुम रिक्शा स्टार्ट करो।
शारिक मजीद कुछ कहे बगैर अपनी सीट पर बैठ गया और रिक्शा स्टार्ट कर दिया। पुलिस वाला उस लड़के को लेकर पीछे बैठ गया। रिक्शे के आसपास 7-8 आदमी खड़े थे। एक आदमी ने कहा, इसको छोड़ना मत संतरी बादशाह, बंद कर दो इसे थाने में। संतरी बोला, इससे तो ऐसा बंद करूंगा कि इसकी बेबे याद करती रहेगी। शारिक ने रिक्शा आगे बढ़ा दिया और चंद गज आगे जाकर एक और सड़क पर मोड़ दिया। वो उस सड़क पर ज्यादा दूर नहीं गया था कि पुलिस वाले की आवाज सुनाई दी, रिक्शा रोको जरा। शारिक ने रिक्शा सड़क के किनारे पर रोक लिया। वो समझ गया था कि पुलिस वाले ने रिक्शा क्यों रुकवाया था। उसने मुड़कर देखा, पुलिस वाला उस लड़के की पिटाई करते हुए गंदी गालियां बक रहा था और उसके लिबास की तलाशी भी ले रहा था। लड़का खामोशी से पिट रहा था। कांस्टेबल ने थप्पड़ मारते हुए कहा, थाने ले जाऊंगा तो बंद कर दिए जाओगे और फिर कम से कम 6 महीने की सजा हो जाएगी। पैसे निकाल, कहाँ छुपाए हुए हैं? लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है जी। लेकिन संतरी बादशाह ने उसकी जेब से 17 रुपए और शलवार के नेफे से 350 रुपए निकाल लिए। संतरी ने उसे एक और थप्पड़ मारा, बोला, तुम तो कहते थे कुछ नहीं है। लड़का बोला, ये पैसे मेरे नहीं हैं जी, मेरी माँ बीमार। कांस्टेबल ने उसे एक और हाथ रसीद किया, बोला, चुप करो माँ दे बच्चे, चल भाग जा यहाँ से। अगर दोबारा इस इलाके में नजर आया तो पकड़ कर बंद कर दूंगा। लड़के ने रिक्शे से उतरते हुए कहा, सर जी मुझे बस के किराए के पैसे तो दे दें। कांस्टेबल ने 10 का नोट उस लड़के के हाथ में थमा दिया जैसे उसे भीख दे रहा हूं। फिर वो शारिक की तरफ देखते हुए बोला, मुझे अगले चौक पर छोड़ देना। शारिक बोला, संतरी बादशाह इस तरह रोज का कितना कमा लेते हो? संतरी बादशाह ने जवाब दिया, बस यार दाल रोटी का गुजारा हो जाता है, तनख्वाह में तो पूरी नहीं पड़ती। अगले चौक पर शारिक ने रिक्शा रोक लिया और कांस्टेबल उतरकर एक तरफ जाने लगा तो शारिक ने आवाज लगाई, संतरी बादशाह किराया तो दे दो। कांस्टेबल ने मुड़कर उसे घूरा, बोला, ओए कानून से किराया मांगता है, लाइसेंस है तेरे पास? शारिक बोला, जियो संतरी बादशाह, हम भी तुम जैसे कानून के मुहाफिजों की वजह से जिंदा हैं। मुका पर ही अपना रिक्शा चल रहा है। शारिक रिक्शा लेकर गुलबर्ग की मुख्तलिफ सड़कों पर घूमता रहा। शफकत ने फारूक अहमद की कोठी का जो पता बताया था वो ज्यादा मुश्किल नहीं था। वो 2 मरतबा उस कोठी के सामने से गुजरा था। तीसरी मरतबा उस तरफ पहुंचा तो शाम के 6 बजने वाले थे। उसने कोठी के ऐन सामने सड़क के दूसरी तरफ एक दरख्त के नीचे रिक्शा रोक लिया और नीचे उतरकर अपनी सीट औंधा दी और इंजन को इस तरह देखने लगा जैसे कोई खराबी पैदा हो गई हो। वो तकरीबन 15 मिनट तक इंजन को देखता रहा। उसने प्लग भी निकाल कर साफ किया। इस दौरान वो बार बार सड़क के दूसरी तरफ फारूक अहमद की कोठी को देखता रहा और फिर एक औरत को कोठी के गेट से निकलते देख कर चौंक गया। वो दराज कामत औरत खासी हसीन थी। उसके एक हाथ में प्लास्टिक की टोकरी थी और दूसरे हाथ में पर्स था। वो इस तरह मटक मटक कर चल रही थी जैसे किसी फैशन शो में कैट वॉक का मुजाहरा कर रही हो। सड़क पर आकर उसने 1 सेकंड को रुककर इधर उधर देखा और फिर सड़क पार करके उस तरफ आने लगी। वो सड़क के दरमियान में ग्रीन बेल्ट पर पहुंच चुकी थी। शारिक कनखियों से उसकी तरफ देख रहा था। वो वाकई बहुत हसीन थी। शारिक के ख्याल में वो फारूक अहमद की बीवी हो सकती थी। वो औरत सड़क पार करके करीब पहुंच गई और उसके साथ ही शारिक के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकला। वो औरत नहीं थी, उसका ताल्लुक तीसरी जिन से था। उसके करीब पहुंचने पर शारिक मुस्कुराते हुए बोला, कित्थे जाना है सोनियो? उसने मटक कर जवाब दिया, लिबर्टी मार्केट, 5 रुपए दूंगी, रोजाना सौदा लेने जाती हूँ, इतने ही पैसे देती हूँ। शारिक मुस्कुराते हुए बोला, तुम ये भी ना देना सोनियो। उसने रिक्शे में बैठते हुए कहा, मेरा नाम सोनियो नहीं परी चेहरा है। शारिक बोला, तुम तो वाकई परी चेहरा हो। अगर तुम वाकई औरत होती तो तुम्हारे लिए लोग एक दूसरे का खून कर देते। परी चेहरा ने मुस्कुराकर कहा, लोग लड़ते तो अब भी हैं। जब मैं मार्केट जाती हूँ तो लोग मुझे अपनी तरफ खींचते हैं। कोई मुझे आइसक्रीम खिलाता है, कोई लस्सी पिलाता है और कोई मुझे साथ चलने को कहता है। मगर मैं कोई आवारा थोड़ी हूँ जो किसी के साथ चल पड़ूं। ये मर्द कितने बेवकूफ होते हैं, मेरे लिए लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को ऐसी गंदी गंदी गालियां देते हैं कि तौबा तौबा, शर्म आने लगती है मुझे भी। वो कानों को हाथ लगाने लगा। शारिक बोला, आज तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा। मैं तुम्हें मार्केट उतार कर तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम्हें वापस भी छोड़ दूंगा। परी चेहरा ने कहा, फिर मुझे अपने साथ चलने को कहोगे, है ना? शारिक बोला, नहीं, मैं ऐसा आवारा मर्द नहीं हूँ। उसने लिबर्टी मार्केट में एक जगह रिक्शा रोक लिया और परी चेहरा को बता दिया कि वो इस जगह उसका इंतजार करेगा। परी चेहरा सौदा लेकर तकरीबन 1.25 घंटे के बाद वापस आया था। उसके बैठते ही शारिक ने रिक्शा स्टार्ट कर दिया। मार्केट के इलाके से कुशादा सड़क पर पहुंचते ही रिक्शे का इंजन खांसने लगा और बिलाखिर शारिक को एक जगह रिक्शा रोकना पड़ा। सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त थी लेकिन कुर्बो जवार में कोई ऐसा नहीं था जो उनकी तरफ तवज्जो देता। शारिक ने नीचे उतरकर अपनी सीट औंधा दी और पानी की मदद से प्लग खोलने लगा। शारिक बोला, तुम इस कोठी के मुलाजिम हो? वो ऐसे बोला जैसे वक्त गुजारने के लिए बातें करना चाहता हूँ। परी चेहरा बोला, मैं तो बचपन से इनके पास हूँ। ये लोग मुझे गाँव से लेकर आए थे। हमारा साहब बहुत अच्छा है। बेगम साहब मुझे बहुत चाहती हैं। घर का सारा हिसाब मेरे पास रहता है। बेगम साहिबा ने कभी मुझसे हिसाब नहीं पूछा। मैं जो चाहूँ खर्च करती हूँ।
शारिक बोला, मैंने तुम्हारे साहब को देखा है, बहुत अच्छा आदमी है। परी चेहरा ने कहा, तुमने कहाँ देखा था? शारिक बोला, एक रोज उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और वो मेरे रिक्शे पर दफ्तर गया था। उसने किराए से 5 रुपए ज्यादा दिए थे मुझे। वो बोला, हाँ हमारा साहब वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल बहुत परेशान है। शारिक ने प्लग साफ करते हुए सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, क्यों, क्या कारोबार में कोई घाटा हो गया है? परी चेहरा ने कहा, नहीं जी, उसके कोई मेहमान आए हुए हैं। कम बखत हर वक्त घर में ही घुसे रहते हैं, कभी बाहर भी नहीं जाते। वो जब से आए हुए हैं साहब और बेगम साहिबा दोनों बहुत डरे डरे रहते हैं। शारिक बोला, तुम्हारा साहब उन मेहमानों को निकाल क्यों नहीं देता? कौन हैं वो लोग? परी चेहरा ने कहा, वो अपने आप को हाजी कहता है, मैं तो उसे पाजी कहती हूँ। उसके साथ 3 और आदमी हैं, लुच्चे हैं सारे। परसों रात एक तो मुझे खींचकर सर्वेंट क्वार्टर में ले जा रहा था, मैं हाथ छुड़ाकर भाग गई। शारिक बोला, ऐसे लोगों को तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। परसों उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा, किसी दिन तुम्हारी बेगम साहिबा का हाथ पकड़ लेगा। तुम्हारी बेगम साहिबा शायद इसीलिए डरी हुई रहती हैं। परी चेहरा ने कहा, यह बात नहीं है, वो जो पाजी है ना, बड़ा खराब आदमी है। वैसे एक बात बताऊं, जिस दिन तेज बारिश हो रही थी ना, उस दिन ये 3 आदमियों को रस्सियों से बांध कर ले आए थे। पाजी ने बताया था कि ये तीनों गांव में उसकी हवेली से कीमती जेवर चुरा कर भागे हुए थे। आखिर उन्हें पकड़ ही लिया। उन तीनों को तहखाने में ले जाकर बहुत मारा था। कल रात वो तीनों तहखाने में थे, आज पता नहीं कहाँ गायब हो गए। शारिक ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो गायब हो गए हैं? परी चेहरा ने कहा, आज दोपहर में चोरी छुपे तहखाने में गई थी। वो तीनों तहखाने में नहीं थे, फर्श पर खून बिखरा हुआ था। मैंने बेगम साहिबा को बताया तो उन्होंने मुझे डांट दिया कि मैं किसी को ना बताऊं। शारिक बोला, तुम्हारी बेगम साहिबा ने ठीक कहा था, अगर तुमने किसी को बताया तो वो हाजी और उसके बंदे तुम्हें भी मार देंगे। परी चेहरा बोला, मैं तो बाबा कल पिंड चली जाऊंगी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यहाँ, और तुम किसी से मत कहना कि मैंने तुम्हें कोई बात बताई है। शारिक बोला, मुझे क्या जरूरत है किसी को बताने की। शारिक प्लग फिट करने लगा, उसका मतलब पूरा हो गया था, अब वहां रुके रहने की जरूरत नहीं थी। परी चेहरा को उसकी कोठी के सामने उतारते ही उसने रिक्शा आगे बढ़ा दिया और उसकी रफ्तार बढ़ाता चला गया। रास्ते में कई लोगों ने रिक्शा रोकने का इशारा किया था, मगर शारिक ने कोई तवज्जो न दी। 8 बजे उसने रिक्शा वापस कर दिया, उस्ताद से अपना शनाख्ती कार्ड वापस लिया और घर की तरफ रवाना हो गया। परी चेहरा ने बड़ा सनसनीखेज इंकिशाफ किया था। उसे समझने में देर न लगी कि जिन 3 आदमियों को रस्सियों से बांध कर लाया गया था वो बंद रोड वाली कोठी के मुहाफिज थे। उस रोज शारिक ने खुद उन्हें पजारों में डालते हुए देखा था और परी चेहरा की बातों से उसे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि हाजी ने उन तीनों को कत्ल करके लाशें कहीं फेंकवा दी हैं। वो वापस पहुंचा तो नौलखा घर पर नहीं था। समीना ने बताया कि वो भी उसके जाने के थोड़ी ही देर के बाद हाजी के असलहा डिप्पू की तलाश में निकल गया था। नौलखा तकरीबन 10 बजे वापस आया। वो एक मलंग के भेस में था, गले में कई रंग बिरंगे मोतियों वाली मालाएं पड़ी हुई थीं। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। उसने ये सनसनीखेज इंकिशाफ किया कि उसने रावी रोड के करीब टिम्बर मार्केट के इलाके में असलहा डिप्पू का सुराग लगा लिया है और वहां उस वक्त भी असलहे की पेटियां भरी हुई हैं। शारिक मुस्कुरा दिया, बोला, गुड, उस डिप्पू का बंदोबस्त आज ही हो जाएगा, लेकिन पहले हाजी से एक और बात कर लूं। उसने फोन का रिसीवर उठाकर फारूक अहमद का नंबर मिलाया। कॉल उसकी बीवी ने रिसीव की थी। शारिक बोला, रिसीवर हाजी अब्दुल्ला को दो, उससे कहो कि पुराना दोस्त शारिक बात करना चाहता है। 2-3 सेकंड के बाद ही हाजी की गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी, क्या कोई नई धमकी देना चाहते हो? तुम ये यकीन कर लो कि मेरे हाथ आ गए तो तुम्हारी बोटियां चीलों और गिद्धों को खिलाऊंगा। शारिक बोला, तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकेगी। इस वक्त तो मैं तुम्हें ये मशवरा देना चाहता हूँ कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। तुम अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा करते चले जा रहे हो। हाजी कुत्ते की तरह गुर्राया, क्या कहना चाहते हो? शारिक बोला, बेगुनाहों के खून से कब तक हाथ रंगते रहोगे? बेहतर है अपने रास्ते में मजीद कांटे बोने की बजाय अपने आप को सरेंडर कर दो। हाजी चीखा, मैं सरेंडर कर दूं? मैं तो तुम्हें अपने कदमों पर गिराऊंगा। शारिक ने कहा, सुनो हाजी, मुझे पता चल गया है कि तुम बंद रोड वाले अहाते से अपने जिन 3 मुहाफिजों को लेकर गए थे उन्हें तुमने कत्ल करके लाशें गायब कर दी हैं। मैं तो पुलिस को इस सिलसिले में कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन जब लाशें मिलेंगी तो पुलिस खुद ही तुम्हारे पीछे लग जाएगी। हाजी चीखा, क्या बकते हो? तुम्हें कैसे पता चला? शारिक बोला, मैं तुम्हारी एक एक हरकत से वाकिफ हूँ। वैसे कल तुम एक और बहुत जबरदस्त खुशखबरी सुनोगे। शारिक ने कहते ही फोन बंद कर दिया। वो सब कुछ देर तक हाजी के बारे में गुफ्तगू करते रहे। फिर शारिक बोला, मेरा ख्याल है इलाके के एसपी को उस असलहे डिप्पू के बारे में इत्तला दे दी जाए ताकि आज रात ही ये कहानी भी मुकम्मल हो जाए। समीना बोली, क्या वो गुमनाम इत्तला पर यकीन कर लेगा? शारिक बोला, ये इलाका उस एसपी का है जिसे मैंने बंद रोड वाले अड्डे के बारे में इत्तला दी थी, और फिर ये इत्तला गुमनाम नहीं अपने नाम से दूंगा, उसे यकीन करना ही पड़ेगा। समीना बोली, तो फिर बात कर लो। एसपी का दफ्तर उस वक्त बंद था। शारिक ने उसी इलाके के एक पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाकर एसपी के घर का फोन नंबर दरियाफ्त किया
तो दूसरी तरफ से पूछा गया, आप कौन हैं जी, घर का नंबर क्यों मांग रहे हैं? शारिक बोला, मैं उनका दोस्त हूँ, कराची से आया हूँ, इस वक्त एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ, 2 घंटे के बाद फ्लाइट से इस्लामाबाद जा रहा हूँ, सोचा अपने दोस्त अल्ताफ अली से फ़ोन पर ही बात कर लूँ, इस वक्त दफ्तर बंद है और घर का फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं है। दूसरी तरफ से कहा गया, आप नंबर नोट करें जी, और फिर उसे एसपी अल्ताफ अली के घर का नंबर बता दिया गया। शारिक ने क्रेडल टैप करके वो नंबर मिलाया। उस वक्त 11:15 बजे थे। कॉल फौरन ही रिसीव कर ली गई। शारिक बोला, मैं अल्ताफ अली से बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, मैं बोल रहा हूँ, आप कौन? शारिक बोला, मैं शारिक हूँ जनाब, 2 दिन पहले हाजी अब्दुल्ला के हेरोइन के एक अड्डे के बारे में इत्तला दी थी, इस वक्त भी एक अहम इत्तला देना चाहता हूँ। अल्ताफ अली की चौंकती हुई आवाज आई, ओह कैसी इत्तला? शारिक बोला, ये इत्तला हाजी अब्दुल्ला के एक और अड्डे के बारे में है जहां इस वक्त खतरनाक किस्म के असलहे का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। दूसरी तरफ से कहा गया, इसमें शुबा नहीं कि तुम्हारी पहली इत्तला दुरुस्त निकली थी और मुझे यकीन है कि ये इत्तला भी 100% दुरुस्त होगी। तुम भी इस वक्त मोस्ट वांटेड हो, लेकिन कुछ अरसे से तुम जो कुछ कर रहे हो उसे अगरचे कानून से ताउन का नाम दिया जा सकता है, लेकिन ये ताउन का तरीका नहीं है। क्या तुम मुझसे मुलाकात कर सकते हो? शारिक चौंक गया, बोला, आपसे मुलाकात? एसपी अल्ताफ अली ने कहा, मैं वादा करता हूं कि ये सिर्फ मेरी और तुम्हारी मुलाकात होगी और किसी को इसका इल्म नहीं होगा। शारिक बोला, लेकिन अगर मेरे साथ धोखा हुआ तो? अल्ताफ अली ने कहा, कोई धोखा नहीं होगा, मेरा वादा है। शारिक ने रिसीवर पर हाथ रख कर समीना वगैरह से मशवरा किया, फिर बोला, ठीक है, मैं आपसे मुलाकात के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर किसी किस्म का धोखा हुआ तो मैं पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हूंगा। आप ठीक 1 घंटे के बाद मिंटो पार्क के बिल्कुल सामने रंजीत सिंह की समाधि के पास आ जाइए। आप सादा लिबास में और अकेले होंगे। मैं एक बार फिर ये बता रहा हूं कि अगर कोई धोखा हुआ तो आप भी वहां से जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे। अल्ताफ अली बोला, मैं अकेला आऊंगा और सादा लिबास में आऊंगा, कोई मेरे साथ नहीं होगा। शारिक ने मजीद कुछ कहे बगैर रिसीवर रख दिया और रवानगी की तैयारी करने लगा। शारिक के साथ समीना और नौलखा भी तैयार हो रहे थे। वो तीनों गाड़ी में रवाना हो गए। उन्हें मुकर्रर जगह पर पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा न लगा। समीना उसे रंजीत सिंह की समाधि वाले मोड़ पर उतार कर गाड़ी आगे निकाल ले गई और तकरीबन 100 गज दूर रोककर इंजन और हेडलैंप्स बंद कर दिए। उस सड़क पर ट्रैफिक उस वक्त भी ज्यादा था। दूसरे शहरों से आने वाली और शहर से बाहर जाने वाली तमाम बसें उसी सड़क से गुजरती थीं। शारिक समाधि से जरा हटकर एक तारीक गोशे में खड़ा था। उसका सीधा हाथ पतलून की जेब में रखे हुए पिस्तौल पर था। तकरीबन 10 मिनट के बाद सफेद रंग की एक कार सामने आकर रुकी। एक दराज कामत आदमी कार से उतरकर इधर उधर देखने लगा। शारिक ने मोहतात निगाहों से इधर उधर देखा। आसपास कोई मुश्तबा गाड़ी नजर नहीं आई। वो तारीकी से निकलकर नपेतुले कदम उठाता हुआ आगे बढ़ने लगा और फिर चंद सेकंड के बाद एसपी अल्ताफ अली और शारिक एक दूसरे के सामने खड़े एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। एसपी अल्ताफ अली ने शारिक की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं अकेला और खाली हाथ हूं, तुम देख सकते हो आसपास कोई नहीं है। तुम भी हाथ जेब से निकाल लो, तुम्हें पिस्तौल इस्तेमाल करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। शारिक के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उसने हाथ जेब से निकाल लिया और फिर उन दोनों के हाथ मिलाने में बड़ी गर्मजोशी देखने में आई। एसपी अल्ताफ उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम जैसा स्मार्ट, मुहज्जब और तालीम याफ्ता नौजवान इस किस्म की नापसंदीदा सरगर्मियों में मुलव्विस हो सकता है। शारिक के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। यहां आने से पहले उसने 1.25 घंटा तैयारी में लगाया था। कई दिन का बड़ा हुआ शेव बनाने के अलावा बाल भी बड़े सलीके से बनाए थे। स्टोन वॉश जीन्स और डेनिम के हल्के ब्लू रंग की शर्ट में वो खासा स्मार्ट लग रहा था। शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, नापसंदीदा सरगर्मियां, आपने बहुत खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। हालांकि आपके महकमे के लोग तो मुझे गुंडा, कातिल, लुटेरा, दरिंदा, भेड़िया और न जाने क्या क्या कहते हैं, और हकीकत यह है कि वो कहते कहते रुक गया। फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, मुझे मुजरिम बनाने में आप ही के महकमे के लोगों का हाथ है। अगर शुरू में मेरी बात पर तवज्जो दी जाती, मुझसे हमदर्दी का इजहार किया जाता, तो आज शारिक कातिल, लुटेरा और स्मगलर न होता। हो सकता है वो आपकी तरह किसी ऐसी सीट पर बैठा होता ताकि अपने लोगों की खिदमत करता। एसपी अल्ताफ अली ने उसकी बात काट दी। बोला, मुझे सब मालूम है, मुझे तुम्हारी पूरी हिस्ट्री का इल्म है, एक एक बात जानता हूँ तुम्हारे बारे में, और मुझे अफसोस है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ। इससे पहले मैंने तुम्हारी सिर्फ तस्वीर देखी थी। आज तुमसे पहली मुलाकात हुई है और चंद जुमलों के तबादले से ही अंदाजा लगा चुका हूँ कि तुम्हारे अंदर एक अच्छा आदमी छुपा हुआ है। शारिक बोला, मैंने अपने अंदर के उस अच्छे आदमी को कभी मरने नहीं दिया। अगर मेरे अंदर का वो अच्छा आदमी मर चुका होता तो आज शारिक एक तूफान बन चुका होता। अल्ताफ अली बोला, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे अंदर का वो अच्छा आदमी जिंदा रहे और एक रोज तुम्हें पिछाड़ दे। फिर वो इधर उधर देखते हुए बोला, आओ वहां बैठकर बातें करते हैं, उस पुलिया पर। आज तो हवा भी खुशगवार है,
चंद गज आगे सड़क के नीचे से एक छोटा सा नाला गुजरता था। ये नाला बरसाती पानी के इखराज के लिए बनाया गया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। बारिश में नाला तो क्या, सड़क भी पानी में डूब जाती। 2 दिन पहले जब तेज बारिश हुई थी तो यही सूरत हाल थी। वो पुलिया की मुंडेर पर बैठ गए। शारिक इधर उधर देखने लगा। बाईं तरफ बतदरीज बुलंदी की तरफ जाती हुई ये सड़क शाही किले के मरकजी दरवाजे तक चली गई थी। शाही किले की फसील उस पुलिया से चंद गज के फासले पर थी। सड़क के दूसरी तरफ रंजीत सिंह की समाधि थी और जिस जगह ये सड़क मेन रोड से मिलती थी उसके दूसरी तरफ इकबाल पार्क था, जिसके वस्त में मीनार पाकिस्तान था।